अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। भली करे जी आया नु वश अत के बखैर राख ले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करी और मैं हूँ सबकी फेवरेट, सब जानते हैं, नाम तो सुना होगा ना, महक असलम। तो नया दिन है, खुशगवार दिन है, और नया दिन होता है तो बहुत सारे नए नए मौके होते हैं, ताज़ा एहसास होता है, और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिन पर हम बात करते हैं। कुछ कल की भी खबरें होंगी जिसमें डेवलपमेंट होगी, वो भी शेयर करेंगे। यानी कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 1-2 नहीं पूरे 10 रुपए कमी की, लेकिन जो हमारे कारोबारी अफराद हैं वो कीमतें कम करने का नाम नहीं ले रहे। अभी खाना पीना हो या फिर ट्रांसपोर्ट का किराया, पेट्रोल बढ़ता है, महक तो सब बढ़ता है, लेकिन गम ये कि पेट्रोल कम होता है तो कुछ भी कम नहीं होता। ये वैसे अवामी सवाल है, और अब ये सवाल जब हम भी पूछते हैं लेकिन इसका जवाब मिलता नहीं है। मतलब ये एक अलमिया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत नीचे आई तो बाकी चीज़ों की कीमतें नीचे क्यों नहीं आती, वो प्राइस क्यों नीचे नहीं आता? या तो फिर हम ये कहें कि जो कमेटियां हैं या जो मैनेजमेंट एक बुरे तरीके से फिर चलाने वाले जो पीछे बैठे लोग हैं वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे। खैर, इस पर भी बात होगी। एक और चीज़ है जिसका हम जिक्र करेंगे। हम कहते हैं कि सुबह उठें, एक गिलास पानी पिए, वर्जिश करें या फिर योगा करें ताकि आप फिट रहें और आप तंदुरुस्त रहें। तो वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? ताकि आप सेहतमंद रहें। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्जिश करना, योगा करना, अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि वर्जिश आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में से सबसे ज़्यादा नहायत ज़रूरी काम है। प्लीज़ इसे स्किप ना करें, और हर उम्र के फ़र्द के लिए यकसा मुफीद है। शो में आज फिटनेस ट्रेनर से बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम वर्जिश को अपनी रोज़ाना का मामूल कुछ ऐसे बनाएं कि ना बोरियत हो और ना ही थकावट। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जान है तो जहान है, वैसे मैं, आप भी और बाकी दुनिया भी अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जिल्द जो है ना जनाब अली, जिस्म का वो हिस्सा है जो बेचारा बहुत नेग्लेक्टेड रहता है। और इट्स नॉट अबाउट द फेस, इट्स ऑल ओवर द बॉडी। मैं सॉरी, एक बात नहीं, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बात ऐड करती हूँ। अच्छा, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, वैसे जो भी हमें लोग कैमरे के उस पार नाश्ते की टेबल में बैठे देख रहे हैं, वो सोचेंगे कि ये बात क्या इन्होंने किया है। चेहरे पे ध्यान दे लेना, हाथ और पाँव पे ध्यान ना देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ अपने चेहरे के साथ साथ हाथ और पाँव की भी केयर करें, और आज इसी केयर की। अच्छा, और अगर नहीं करते तो फिर होता है क्या है? नतीजा ये होता है कि नज़रअंदाज करते करते जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो वेदर है, मौसम, वो भी जिल्द पे बड़ा असर रखता है। तो जिल्द को सेहतमंद कैसे रखें, शो में इस पे भी बात होगी। और क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया पिंडी में प्रैक्टिस कर रहा है और पड़ोस से क्या हो रहा है, धुआं उठ रहा है। यानी उनको कोई चीज़ हजम नहीं होती। इसके अलावा पाकिस्तान वुमेन टीम वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस खेल रही है, और इसके अलावा जनूबी अफ्रीका की ब्लाइंड टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर है, और आज हमारे शो में भी। हाँ, तो बिल्कुल शो में प्रोटीज और पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट कैप्टन से होगी खुसूसी मुलाकात। वैसे आपकी इजाज़त है तो मैं एक शेर करूं। बिल्कुल, मैंने प्रोग्राम शुरू करने से कहा फैसल देखिए ये वाला जब आएगा ना हमारे पास बोलने का, तो आपने बिल्कुल बोलना है, क्योंकि फैसल बहुत अच्छा शेर पढ़ सकता है और लोग आपको देख के बहुत अच्छा शेर कहते हैं। तो फिर शायर कहता है कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का बाजार करो, इश्क है गुनाह अगर तो गुनाह 100 बार करो। इश्क वाले मामला साइड में हटाते हैं, आज आपको मिलवाएंगे खुशबू और फूलों की एक ऐसी नौजवान व्यापारी से। लेकिन भाईजान, सबसे पहले जिक्र करेंगे सियासत का और सियासी मुलाकातों का। अपोजिशन ने चौधरी बिरादरान को साथ मिलाने के लिए चक्कर पर चक्कर लगाए, लेकिन हुआ क्या कि वजीर आजम इमरान खान का एक चक्कर काम देगा गया। और चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत का साथ देने और तहरीके अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने की यकीन दहानी भी करा दी है। तो जरा आपको पैकेज दिखाते हैं ताकि थोड़ी सी डिटेल्स आपको और मिल जाए। इमरान खान तुरब का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। उल्टी हो गई सब तदबीरें, ओपोजिशन की कोई ऑफर काम ना आई। अदम एतमाद के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की आनियों जानियों पर इमरान खान की एक मुलाकात भारी पड़ गई। वजीर आजम चौधरी बिरादरान से मिलने ज़हूर पहलिस पहुंचे तो 35 मिनट तक होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आए। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को आखिरी वक्त तक साथ देने का यकीन दिलाया और अदम एतमाद आने की सूरत में डट कर मुकाबला करने का अज़्म भी जाहिर किया। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम को बताया कि ओपोजिशन ने उन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स दी जिन्हें वो ठुकरा चुके हैं। ओपोजिशन अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले
छोटे चौधरी साहब तो पहले ही ओपोजिशन को इशारा दे चुके हैं। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। अहम बैठक में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर रखा है। इस पर भी कुछ सोचें, जिस पर वजीर आजम ने बताया आवाम को रिलीफ देने के लिए ही कीमतें कम की हैं। अदम एतमाद के हंगामे में ओपोजिशन जीत के दावे कर रही थी, लेकिन वजीर आजम तो सियासी हरीफों को मुस्तकबिल पहले ही बता चुके थे। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। और मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ये कहते हैं कि वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए आए थे, अदम एतमाद पर कोई बात नहीं है। हुकूमत के साथ है या खिलाफ ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। परवेज इलाही आगे के लाहे अमल का फैसला करेंगे। बात अदम एतमाद पे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, इयादत की गर्ज से उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया है, वो तशरीफ लाए, लेकिन उसके ऊपर कोई अदम एतमाद के हवाले से कोई अभी तक हमारा फैसला ही नहीं हुआ। तो भाई हम कैसे कह सकते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत के खिलाफ हैं। पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी, बहस हुई थी। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे दिया गया था। जब वो अपना फैसला अनाउंस करेंगे, वो फैसला सबके सामने आ जाएगा। तो ये रोज कहना कि जी हम इनके साथ हैं, उनके साथ हैं, फलां के साथ हैं, ये सब इररेलेवेंट बातें, इसमें कोई। और अब जरा इत्तेहादियों से अपोजिशन का रुख कर लिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को असेंबली तोड़ने का चैलेंज दे दिया है और कहा बहादुर हो तो इलेक्शन में मुकाबला करके दिखाओ। वैसे पहले क्या हुआ था, पहले भी मुकाबला ही किया था, तो जरा आपको दिखाते हैं। हम इमरान से मुतालबा कर रहे हैं कि आप अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो, तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो उठ चुका है, वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया, बिजली की कीमतों में भी 5 रुपए कमी किया है। ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश, पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तब्दीली के नाम पे तबाही है। वक्त आ गया है कि हम कठपुतली से इंसाफ। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। तो जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि बिलावल बोलें और फिर जवाब ना आए? तो जवाब ये दिया गया कि उठो बेटा आंखें खोलो, सिंध के अवाम जागे और एक बेबी नन्ना मुन्ना प्यारा सा बेबी सो रहा है। यू कैन रिलेट टू दैट। वफाकी वजीर अली जैदी टंडो मस्ती में ये मस्तियां कर रहे थे और बचपन की नज़म सुना रहे थे। मैं एक नज़म सुनाना चाहता हूँ। मकसद कुछ नहीं है, मुझे अपने बचपने की, स्कूल की एक नज़म याद आ गई। अच्छा कहते जी, उठो बेटा आँखी खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे, एक कोई बेबी सो रहा है कहीं पे। ये किस किस्म का मजाक है? मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाह जी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहे हैं। और मुझे तो एक बेबी सो रहा है, उठो बेटा आँखी खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। ये पूरी सिंध की आवाम जाग गई है, बेबी सो रहा है, सोता रहेगा। किस किस्म का खोखला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है, मजाक है। मैं तो कुछ नहीं कह रहा शाह जी, मैं तो स्कूल की नज़म सुना रहा हूँ, ये ऐसे ही कह रहे हैं। ये क्या मजाक है? तो पीपल्स पार्टी का जो मार्च है वो फुल स्विंग में है और जो शिकवा जवाब शिकवा है वो भी उसी तरीके से दिया जा रहा है। तो इस सब पे हम बात करेंगे, सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है।
हमारे साथ मौजूद है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन कल जो बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में जो मार्च है वो पहुंच रहा है सर आपके गढ़ मुल्तान में। तो क्या कहते हैं, अभी तक आपने कैसा देखा, अवाम ने कितना वेलकम किया है सिंध की, और फिर अब मुल्तान की अवाम कैसा वेलकम करेगी आपकी नज़र में? शौक से जाए मुल्तान, मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका हक है। जमहूरी राब्ता करना उनका हक है। सिंध में अवामी राब्ता करना हमारा हक है। इंशाअल्लाह वो मुल्तान जा रहे हैं तो मैं आज इंशाअल्लाह उनके सूबे में सांगड़ जाऊंगा, शाम को मीरपुर खास जाऊंगा, कल उमरकोट जाऊंगा, थर पार कर जाऊंगा और शाम को जलसा पतीन में करूंगा। रोक सको तो रोक लो। सही। शाह साहब, जैसे शेख साहब कहते हैं कि ये मार्च वार्च कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तफरी का मौका चाहते हैं, आप भी यही समझते हैं कि ये मार्च कोई रंग नहीं लेकर आने वाला, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन बड़ी डटी हुई है इस वक्त। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, फिर एक तरफ मार्च का मौसम भी है, आखिर आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ नया होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा। कल चौधरी साहिबान ने वज़ीर आज़म को अपनी मुकम्मल तायीद की है और इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है। तहरीके इंसाफ के मेंबरान अपनी जगह पर कायम हैं, हमारे हलीफ कायम हैं और इनकी साजिश नाकाम होगी। अच्छा शाह साहब, मैं चाहता हूं, क्योंकि आप बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, पॉलिसी साज हैं, मुझे बताइएगा कि क्या आपकी ये बात समझ में आती है कि एक जानिब कहा जाता है, पहले कहा जाता है कि पेट्रोल कम करो कम करो कम करो, अब जब कम हो गया तो दूसरी जानिब कहा जाता है कि देखो हमारी वजह से कम हो गया कम हो गया कम हो गया, लेकिन तीसरी जगह ये भी कहा जाता है कि यार कम करके तो इन्होंने और महंगाई कर दी है। इन तीनों बातों में कोई कोहेरेंस आपको फील हुई? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नापुख्तगी है। बिलावल अभी छोटा है, बच्चा है, उसको वक्त लगेगा। रातों रात आप उभरते नहीं हैं। देखिए, आपको एक जमात की क़यादत तो मिल गई, विरासत में मिल गई, लेकिन जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है ना, वो वक्त के साथ आती है। अभी कुछ वक्त लगेगा। अभी ये बच्चागाना गुफ्तगू करते रहें, उसका हमें फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और, सिंध गढ़ माना जाता है पीपल्स पार्टी का। वो ये दौर चला गया कि जब चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था, अब सिंध तक आ गए, लेकिन आप भी सिंध के दौरे पे हैं, पीटीआई भी सिंध के दौरे पे है। मुझे बताइए, आपने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है, क्या कहती है उनकी नब्ज़, किसके दिल की धड़कनें इस वक्त धड़क रही हैं, पीटीआई के साथ कि पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में? देखिए, मैंने परसों लाड़काना में जलसा किया, जो बिलावल का घर है उसके हल्के में जलसे किए और लोगों ने इस्तकबाल किया। कल रात मैं नवाबशाह में था, जो उनके वालिद का घर है, जहाँ से वो मुंतखब होते हैं, और रात को वहाँ जो नवाबशाह के लोगों ने इस्तकबाल किया, आपने देखा। मैं आज कह रहा हूँ, अभी सांगड़ देख लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूँ मीरपुर खास देख लीजिएगा, मैं आज कह रहा हूँ उमरकोट को देख लीजिएगा, पतीन ये भी गए थे और इंशाअल्लाह हम भी जा रहे हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़िकार मिर्जा और उनका खानदान डट कर मुकाबला कर रहा है। इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद वो डटे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप पतीन में देख लीजिएगा, उनका सरकारी वसाइल पे था और हमारा अवामी ताकत होगी। सही है। शाह साहब, अगर खान साहब की हम बात कर लें, खान साहब ने मुलाकात तो कर ली चौधरी बरादरान से, अब ज़रा अगर कराची की बात करें, अहम शहर है, क्या शेड्यूल होगा अगर खान साहब दौरा करते हैं कराची का? कोई अहम मुलाकात? एमकेएम अहम इत्तेहादी है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि दरवाजे खुले हैं और थोड़ी नाराज़ भी एमकेएम नज़र आ रही है, तो कोई आगे हम प्लान देख सकते हैं खान साहब का दौरा कराची का? देखिए, एमकेएम हमारी हलीफ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, उनके साथी हों, बावकार लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, असूली मौक़ों पर खड़े होने वाले लोग हैं, लेकिन अपनी बात कहते हैं, करते हैं, और हमें बात सुननी है। वो हमारे साथ चले हैं,
मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है, उनकी हर मुश्किल का हम साथ देंगे, ये हम पे फर्ज है। इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, साथ हैं, आइंदा भी चलेंगे, क्योंकि हमने मिलकर कराची की तकदीर बदलनी है। देखिए इन्होंने मिलकर क्या किया, इन्होंने एक ऐसा लोकल गवर्नमेंट कानून नाफिज कर दिया जिस पे सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जितनी जमातें हैं वो सरापा एहतजाज है। हमने एनक्यूएम के साथ आवाज मिलाई है क्योंकि उनकी बात में वजन है, वो सही कह रहे हैं। कराची को बर्बाद कर दिया, दारुल खिलाफा है सिंध का, कोई उस पर हाथ नहीं रखा गया। अब भी कराची में जो बड़े मंसूबे हो रहे हैं वो वफाकी गवर्नमेंट की बदौलत हो रहे हैं। एनकेएम और पीटीआई मिलकर उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो 15 साल से कराची पर हुकूमत कर रही है और उनकी सूबाई हुकूमत है, उनका सूबाई दारुल खिलाफा है, उन्होंने कराची के लोगों के साथ क्या किया है, ये इंशाअल्लाह हम साथ चलेंगे। और वजीर आजम के वो साथी हैं, हलीफ हैं, वो क्यों नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। शाह साहब, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि एक तो होता है नज़रअंदाज होना और एक होता है नज़रअंदाज होने की हदें भी पार कर जाना। शहर कराची सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा फिलैंथ्रोपिस्ट भी, लेकिन सबसे बदनसीब इसको कह लीजिए। सड़क, पानी, ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं है। वफाकी हुकूमत का मंसूबा हमने देखा जो अभी लोग जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 1.5 से 2 साल रह गए। सर मुझे बताइए कि कराची बिलमूम बिलखुसूस सिंध क्या करने जा रही है, कोई बड़े स्टेप्स लेंगी वफाकी हुकूमत, क्योंकि यू नो इट कि 1.5 से 2 साल रह गए। देखिए पीपल्स पार्टी ने सिंध को तोड़ा है। इन्होंने सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग में खलीज पैदा की, इनको तोड़ा अपनी सियासत को चमकाने के लिए। इमरान खान सिंध को जोड़ेगा, वो कह रहा है कि सिंधी हमें उनकी कदर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद आजम का उस वक्त साथ दिया अपनी करारदाद के जरिए जब कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो सिंध की अजमत को सलाम, सिंधियों की अजमत को सलाम। उर्दू स्पीकिंग जो सिंधी है उसने हिजरत की, नकल मकानी की, अपनी जायदादें छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े। तहरीक पाकिस्तान को कामयाब करने वाला वो तबका है। इसके साथ, इस तबके के साथ जो पीपल्स पार्टी ने किया है वो किससे बईद है। इंशाअल्लाह ये तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। ठीक है शाह साहब, बेहद शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे आप, वक्त देने के लिए आपका। तो अब ज़रा फिर से बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कल पहुंचेगा कहाँ, मुल्तान। और पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। फातिमा टाउन में शुरका के रहने के लिए बस्ती खैमे आबाद कर दिए गए। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मकसूद चौहान से, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मकसूद, बताएगा तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च 3 मार्च को मुल्तान में पड़ाव करेगा, जिसके लिए मुल्तान के फातिमा टाउन कॉलोनी में खैमा बस्तियां आबाद कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 40 से 50 हज़ार के करीब जो शुरका हैं उनके लिए खैमा बस्तियां बनाई गई हैं, जो यहाँ पर क़याम पजीर होंगे, रात भर यहाँ पर इन खैमा में क़याम करेंगे। और उनके लिए जो 400 से ज़ायद वॉशरूम भी बना दिए गए हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए जो सब कैंप ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पे वो मुल्तान की आला क़यादत के साथ मशावरत भी करेंगे और अगला लाहेमला अख्तियार क्या किया जाएगा उस हवाले से भी मशावरत की जाएगी। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है 3 मार्च को मुल्तान में जलसागाह से खिताब करेंगे और 4 मार्च को बारास्ता खानेवाल लाहौर के लिए रवाना होंगे। जी, मुल्क की सियासत पर तो अब जरा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में भी नजर डाल ली जाए। यूक्रेन पर रूसी फौज की यलगार है, 7वां रोज हो चुका है। दारुल हुकूमत कीव में टीवी टावर पर हमला किया गया, 5 अफराद जान से गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक टावर पर हमले के बावजूद सरकारी टीवी की नशरियात बहाल है। खारकिव में भी घमसान का रन पड़ा है। फ्रीडम स्क्वायर और ओपेरा हाउस तबाह हो चुके हैं। हमलों में 11 शहरी हलाक हुए हैं।
और मुतादिद रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 80% रूसी दस्ते यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। 60 किलोमीटर तवील फौजी काफिले की दारुल हुकूमत की जानी पेशकदमी जारी है। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी हम मनसब से राबता किया है। हमला रुकवाने की इस्तदा की गई है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब किया है और कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के अवाम के साथ खड़ा है। पुतिन दुनिया में तन्हा हो चुका है। जो कुछ उसने किया है उसे उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अच्छा, वैसे दुनिया में जंग लगी हो, कुछ भी हो जाए, भारतीय मीडिया का झूठ जो है ना, वो इस चीज में भी कभी नहीं रुकेगा, उरूज पे होता है। यानी रूस और यूक्रेन जंग में मोदी सरकार का भांडा कैसे फूटा, जंगजदा इलाकों से लोगों को निकालने का ऐसा झूठा दावा कर रहे थे, इसको कहते हैं लाइव बेइज्जती। लाइव बेइज्जती हुई। अच्छा, तो और इंडियन टीवी का रिपोर्टर भारतीयों के रेस्क्यू के दावे कर रहा था कि तालिब इल्म कैमरे के सामने आकर सच बताने लगा। फिर क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। ये है असलियत, यानी कि वहां पे जो रियल इफेक्टी है वो आके बताने की कोशिश कर रहा है कि जी कोई मदद के लिए नहीं आया, ना कोई ट्रेन भेजी, ना कुछ भेजा, लेकिन बजाय इस चीज़ को बताने के वो कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप रुक जाए, मैं बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ने कैसे। वैसे पता है क्या, इंडियन मीडिया का ये पहला काम है। दूसरा काम पता है क्या होगा, अक्षय कुमार की कोई फिल्म आएगी जिसमें वो यूक्रेन से लोगों को रेस्क्यू करके और रशिया के आर्सेनल को तबाह भी कर चुके होंगे। इस पे भी आप जो है वो इसलिए हम कहते हैं ना कि आप अपनी फौज को, यानी इंडिया अपनी फौज को जरा बॉर्डर से हटा दे। अक्षय कुमार, संजय दत्त, अजय देवगन, उनको वहां पे रख दे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात यह है कि महंगाई ने आवाम की जान निकाल दी है। महंगाई का गिद्ध आवाम को नोच रहा है। जाएं तो जाएं कहां और किससे फरियाद करें। गुज़िश्ता माह फरवरी में महंगाई में 1.2% का इजाफा हुआ था और शहरी इलाकों में फरवरी में महंगाई 11.5% रिकॉर्ड की गई है। और हर ऐसी चीज़ नहीं जिसकी, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जनाब जिसकी कीमत में इजाफा ना हुआ हो। बंदा क्या खाए, क्या पहने, किस तरह गुजर बसर करे, यही सोच सोच के हर एक परेशान है। तो मजे की बात है, अब रमजान भी करीब है। रमजान में क्या होता है जी, रमजान में ये होता है कि वो केला जिसको कोई पूछ नहीं रहा होता है और वो फिर केला आपको नहीं पूछ रहा होता है। फल सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो तो कर दी गई हैं कम, लेकिन देखें ना, वो जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतों में कमी नहीं आई है। कराची के बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है और हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने शहर के 3 अजला के जो बाजार है उनका दौरा किया है और ख़रीदारों से गपशप की है। अब क्या थे उनके गम, क्या थे शिकवे, क्या थी बातें, आपको दिखा देते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस कमी का असर सार्फिन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये हम मालूम करेंगे कराची के 3 अजला के गुंजान आबाद इलाकों में वाक़े बाज़ारों में कि वहां ख़रीदार क्या सोचते हैं और दुकानदारों की क्या राय है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के ज़िला जुनूबी में। गुंजान आबादी वाले इस ज़िले के बाज़ारों में सब्जियों और फलों की कीमतें क्या हैं, किस तरह उनकी कीमतें वसूल की जा रही हैं और सरकारी प्राइस लिस्ट में उनकी क्या कीमत दर्ज है, ये हम मालूम करेंगे मुख्तलिफ बाज़ारों में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रनछोड़ लाइन के करीब एक बाज़ार में। हम वहाँ मालूम करेंगे ख़रीदारों से कि उन पर क्या गुजर रही है। मुर्गी इतनी महंगी हो गई है और सब्ज़ी आपके सामने है। 100 रुपये किलो टमाटर है। फल वगैरह भी महंगे हैं भाई, 100 रुपये से किलो कोई चीज़ कमी नहीं है। अमरूद ले लो, मौसम्बी ले लो या किन्नू वगैरह तो और महंगे हैं। 300 रुपये दर्जन, 350 रुपये दर्जन है सही। हरा मसाला भाई इसलिए महंगा है कि पीछे से महंगा है, पहली बात। दूसरी बात ये, जितने भी हरे मसाले वाले हैं या सब्ज़ी वाले हैं, XYZ कोई से भी फूड्स वाले हैं, वो सब सस्ता बेचना चाहते हैं। तो बहरहाल मेरी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब सारी सब्जियां, सारे फूड, सारे मामला सस्ते कर दें, बाकी जो उनका दिल चाहे करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और ज़िले में जिसका नाम है ज़िला वस्ती। इंतहाई गुंजान आबाद इस ज़िले के अंदर सरकारी प्राइस लिस्ट पर कितना अमल हो रहा है, यह हम मालूम करेंगे यहाँ बाज़ार में मौजूद ख़रीदारों से कि इस लिस्ट के मुताबिक उन्हें सामान मिलता है या नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो महंगी हैं, फल फ्रूट्स, सब्जियाँ, गोश्त और भी बहुत सी चीज़ें महंगी हैं काफ़ी। अब जो है ना, कोई चीज़ सस्ती का सवाल ही नहीं पैदा होता।
हर चीज़ डबल टेबल। अभी कम कर दिया आवाम को, जो है ना रिलीफ दी अभी, फिर एकदम से बढ़ा देंगे, फिर आवाम अपने कामों में लग जाएगी, फिर उनका दिमाग मोड़ दिया जाएगा। बस ये क्या कर रहे हैं। अभी रमज़ान आने वाले हैं, अभी रमज़ान में भी पता चलेगा आपको कितनी चीज़ें ये लोग महंगी करते हैं। पहले से जो बैठ जाएंगे महंगी करने के लिए। मशवरा यही देंगे कि थोड़ा सा गरीब आवाम के लिए थोड़े रिलीफ पहुँचाएँ उनको। तो घर घर मतलब पहले भी इन लोगों ने लॉकडाउन लगा, ये करा वो करा कि घर घर पैसे पहुँचाएंगे, ये करेंगे वो कोई ऐसा कुछ नहीं करा इन्होंने। ज़िला शर्की भी गुंजान आबादी वाला ज़िला है और मैं इस वक्त उसके एक बाज़ार में मौजूद हूँ। यह है जमशेद रोड का बाज़ार और हम यहाँ ख़रीदारों से मालूम करेंगे कि सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक उनको सामान मिलता है या नहीं और महंगाई के हवाले से उनके तासुरात क्या हैं। कुछ लोग बेच भी रहे होते हैं उसके मुताबिक, लेकिन कुछ लोग नहीं भी बेच रहे होते हैं। दोनों तरह मतलब मामला हैं। कहीं पे जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगी चीज़ें हैं, जैसे इलाके पे डिपेंड करता है। इस इलाके में निस्बतन रेट कुछ कम है, लेकिन बहादुराबाद वगैरह की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा हैं। इस तरह और जो दूसरे इलाके हैं जैसे कि सदर का इलाका है, वहाँ पे कुछ इलाकों में और कम रेट है, तो ये वेरी करते रहते हैं रेट। हर चीज़ महंगी है। पकवान का तेल हो गया या खाने पीने की दाल चावल जो भी एक साइड चीनी। सबसे महंगा मुझे मिला है सेब, 350 रुपये किलो सबसे महंगा सेब है। खाली एक जूस बनाने के लिए मैंने चुकंदर खरीदा है 80 रुपये किलो। बाज़ार में कुछ भी सस्ता नहीं, सब्ज़ी हो या हरा मसाला, सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों ने तो डबल सेंचुरी भी उबूर कर ली। और अगर हम बात करते हैं फलों की, तो सरकार ने जिस केले की कीमत 73 रुपये दर्जन मुकर्रर की है, वो 150 रुपये या उससे ज़ायद पर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम सेब गोल्डन की बात करें तो सरकार ने सेब गोल्डन की कीमत मुकर्रर की है 173 रुपये, लेकिन बाज़ारों में वो इस वक्त 350 रुपये से 450 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कीनू की, तो सरकार ने कीनू की कीमत मुकर्रर की है 273 रुपये, लेकिन कीनू इस वक्त 360 रुपये दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। और हाँ, जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है कीमतों को चेक करना, वो अपने ठंडे आरामदेह कमरों में सब अच्छा है कि रिपोर्ट लिखे जा रहे हैं। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद आलम की खूबसूरत सी ये रिपोर्ट और सब शिकवे शिकायतें आपके सामने होंगे। अच्छा जी, जरा आगे बढ़ जाते हैं, ब्रेक लेने, लेकिन ब्रेक से पहले फैसल ये आप लेकर आए मेरे लिए? नहीं कोई और लेकर आया? कोई और लेकर आया है। और अब ये कौन लेकर आया है और इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, आई मीन इस वक्त पूरा हमारा जो स्टूडियो मअतर हो चुका है, तो जब तक हम ज़रा इसकी फ्रेग्रेंस एंजॉय करते हैं, आप ब्रेक लें, फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और कराची की एक नौजवान टैलेंटेड लड़की से हम आपको अब मिलवाने जा रहे हैं, जो फूलों का कारोबार कर रही हैं, खुद भी फूल जैसी हैं। और उनके कारोबार की ख़ास बात यह है कि जो भी वो फूल बनाती हैं 1 साल तक, जी 12 महीने तक वो महफूज रहता है। तो क्या ज़बरदस्त बात की है, वो फूल बनाती हैं, आपका नाम महक है। और वो खुद भी फूल आपको जैसे मेरी इस बात से कोई शख्सियत याद आ रही है? बिल्कुल ऐसे पूरा ये गुलिस्तान। आपको मेरी बात याद आ रही है ना? चलें, तो हम इस डिस्कशन को ब्रेक में करेंगे, लेकिन अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे शिज़ेल अहमद से। शिज़ेल, वेलकम टू स्टूडियोज़, थैंक यू सो मच। और एक तो ये आपका ये प्रोडक्ट है यार, बड़ा वंडरफुल है, इसकी पैकेजिंग भी। हाँ, लेकिन होता क्या है कि जो फूलों के बारे में खासियत होती है ना, वो यही होती है, मुरझा जाते हैं। और वो मुरझाए हुए फूल फिर कुछ लोग ज़िंदगी पर डायरी में रख के उसे याद करते हैं। लेकिन अब आपको उन मुरझाए फूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शिज़ेल एक ऐसा काम कर रही हैं जो 1 साल तक आप इसको प्रिजर्व करती हैं। So, थोड़ा सा बताएं कब आपने शुरू किया और कैसे कर रही हैं? तो बेसिकली मुझे फ्लावर्स का शौक तो हमेशा से ही था, बिकॉज यू नो दे आर सो ब्यूटीफुल टू लुक एट, और उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन लाइक मेन प्रॉब्लम यही था कि थोड़े अरसे के बाद मतलब यू नो दे वुड डाई आउट, एंड देन फिर बार बार जो है उनको चेंज करना पड़ता था। और आजकल लाइक फ्लावर्स अब तो और महंगे हो गए हैं, बट उस लाइक पहले भी एक कपल ऑफ ईयर्स अगो दे वर सुपर एक्सपेंसिव। तो बार बार यू नो बस कांस्टेंट मेंटेनेंस के चेंज करते रहे, तो इसलिए आई वाज लाइक कि कुछ ना कुछ तो तरीका होगा यू नो इन विच आई कैन मेक देम लास्ट लॉन्गर। तो फिर मैंने गूगल के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा अपना लाइक एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन आई फाइनली नाउ हैव अ प्रेजर्वेशन प्रोसेस। वो एक वैक्स लाइक सोल्यूशन है जिसके अंदर आप फ्लावर्स को लाइक डिप कर सकते हैं, एंड देन दे कैन लास्ट अप टू अ ईयर। ओके। और शिज़ेल, ये फूल जिस चीज़ से बने, ये कागज़ के फूल हैं? नहीं, ये रियल रोजेज़ हैं, बिल्कुल असली रोजेज़ हैं ये, जो फार्म के ऊपर जैसे
ग्रो होते हैं, नेचुरल रोजेज़ हैं, उनको जब कट कर लेते हैं हाँ। उसके बाद जो है वो फिर इनको प्रिजर्व किया जाता है। और ये 1 साल तक यानी 12 महीने तक तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स जो है वो माशाल्लाह इट्स बिन ग्रेट। पहले तो बिफोर लॉन्चिंग मुझे थोड़ा आई वाज नर्वस कि मतलब कि हाउ इज़ गोना डू, क्योंकि पहले ये मार्केट में प्रोडक्ट आया हुआ नहीं है, तो आपको होता है कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा कैसे होगा, लेकिन द रिस्पॉन्स इज़ बिन रियली गुड एंड या। अच्छा, जब आपने इसको प्रिजर्व कर लिया तो ये ऑरेंज कलर के गुलाब तो मैंने कहीं देखे नहीं है जी। तो ये इसके पीछे क्या कहानी है? तो बेसिकली प्रिजर्व करने के बाद इनको आप इसको कोई भी कलर डाई कर सकते हैं। तो अभी करंटली मेरे पास जो है वो 40 कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो आपको वाइट, रेड और पिंक की रोजेस नज़र आएंगे जो ट्रेडिशनल कलर्स हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं अपने क्लाइंट्स को लाइक वैरायटी ऑफ कलर्स दूँ जिससे वो आराम से लाइक चूज कर सकें। अगर किसी को ब्लैक रोज चाहिए तो ब्लैक, यही पूछना जी ब्लैक रोजेस जी ब्लैक रोजेस तो टॉप सेलिंग है। हर किसी को ब्लैक रोज ही चाहिए। मिलते बहुत कम है ना जी, बिल्कुल रेयर होते हैं, कहीं कहीं से मिलते हैं, कोई ढूंढ के लेके आता है। तो मुझे ये बताएं कि काम आपने शुरू कब किया ये, और मतलब अब ये है कि अब फुल इंडिपेंडेंट है आप, किसी पे आप डिपेंड नहीं करती हैं, अपना कमाती है अपना खाती है, ऐसा ही है? जी बेसिकली अब थैंकफुली ऐसा सीन है। लेकिन जब मैं स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली मुझे अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो मेरे डैड ने मेरी हेल्प की थी एंड देन फिर उसके बाद मतलब मैंने उनको पे बैक कर दिया। अब तो आई एम ऑन माई ओन और मैंने ये काम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर इन फरवरी। ओके, सो 1 साल हो गया इसको। जी, ऑनलाइन ही ज़्यादातर इसको कर रही हैं? अभी तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है एंड देन फिर मुझे अपना स्टोर भी खोलना है जल्दी। लेकिन आई थिंक कि अभी गिवन द कोविड सिचुएशन ऑनलाइन इज़ डूइंग रियली वेल। ओके, अच्छा तो इसका डिलीवरी प्रोसीजर क्या होता है? लाइक पीपल कम टू यू या फिर आप अपना ही सारा प्रोडक्ट खुद रेडी करके एंड देन यू डिलीवर इट टू देम? तो ये भी बताइएगा। और इसको प्रिजर्व करने में एंड देन अगर किसी ने कह दिया कि मुझे ब्लैक रोज चाहिए तो उसको डाई करने में कितना अरसा लगता है? तो बेसिकली हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो जैसे अगर आप बोलें कि ब्लैक रोज़ मुझे चाहिए, कोई इंसान बोलता है कि रेनबो चाहिए, डिफरेंट उनकी वो होती है, तो उसमें कस्टमाइज़ करने में ऑर्डर्स में टाइम लग सकता है जैसे 2-3 वीक्स। लेकिन अगर स्टॉक में अवेलेबल है देन तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में डिलीवर हो जाता है। और अभी सिर्फ रोजेस हैं या इसके अलावा भी डिफरेंट? सो अभी तो आई एम ओनली डूइंग रोजेस, लेकिन कोई भी आप फ्लावर प्रिजर्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू। लेकिन अभी तक मैंने सिर्फ परफेक्ट रोजेस को किया है एंड देन फिर I'll move on to other flowers. अच्छा, यानी आगे प्लान है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस मतलब बहुत सारे वो न्यू हमारी जनरेशन यंग टैलेंट जो कि कोई भी काम शुरू करता है उसके प्रमोशन में से बड़ा इशू होता है कि हम कैसे बताएं लोगों तक ये बात हमारी पहुंचे, हमारी प्रोडक्ट पहुंचे। आपने ये काम किस तरह सीखा? तो आई थिंक इनिशियली तो आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो है वो बताना चाहिए कि हमने ये काम स्टार्ट किया और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को आपको सपोर्ट करना चाहिए, फिर आगे लोगों को बताना चाहिए बिकॉज वर्ड ऑफ माउथ गोज़ अ रियली लॉन्ग वे। तो लेकिन आई थिंक बिकॉज मेरा काम मोस्टली लाइक इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप इजीली प्रमोट कर सकते हैं। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं अब तो हमारे पास, यू कैन सेंड देम लाइक अ PR पैकेज, फिर दे कैन टॉक अबाउट इट। इस तरीके से आपको दैट्स द वे यू शुड गो अबाउट थिंग्स। बिफोर आई आस्क यू अबाउट द चार्जेस, जैसे कि आपने इसको प्रिजर्व किया और 1 साल तक है तो क्या फ्रेग्रेंस पे कोई इसका इफेक्ट है उसके? तो बेसिकली जब प्रिजर्व करते हैं ना हम तो इनकी फ्रेग्रेंस मतलब टेक्सचर वगैरह रिमेन्स द सेम लेकिन फ्रेग्रेंस चली जाती है। तो इसलिए आपको प्रिजर्व करने के बाद फ्रेग्रेंस भी डालनी पड़ती है इनकी। वो आप रोज़ ऑयल खरीद के डाल दें तो मतलब नहीं। अच्छा, ये हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो क्या प्राइस है इसकी? और आई गेस दीज आर 9 रोजेस जी, और उसमें 1 2 3 4 एंड उसमें 12 रोजेस हैं, 16 हैं, 15 रोजेस हैं। तो कम से कम आपकी क्या प्राइस है और कम से कम 1 रोज उसकी पैकेजिंग और मैक्सिमम तो खैर उसकी कोई लिमिट नहीं है वैसे रोजेस की, तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टिंग के बारे में बताएं। ओके, सो जो 1 रोज़ है वो एक्रेलिक केसिंग के, अब देखें 2 तरीके की जो है वो पैकेजिंग आती है। ये एक्रेलिक केसिंग में अगर फ्लावर्स होंगे तो ये 1 साल नहीं 5 ईयर्स तक सही रहेंगे। अच्छा जी, तो 5 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो फिर ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो ये जो 9 बॉक्स ऑफ 9 रोजेज़ है ये 15,000 का है और जो बॉक्स ऑफ 15 रोजेज़ है दैट इज़ फॉर 20,000। तो अगर ये एक्रेलिक केसिंग के बगैर हो तो फिर इनकी प्राइस थोड़ी लाइक कम होती है क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है फिर वो भी कम होता है, 1 साल या कुछ महीने रहते हैं। एंड प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम 4,000
एंड देन फिर जैसे अच्छा, आपने तो कहा, ये बॉक्स में ही रहेंगे या बाहर निकाल के रख सकते? जैसे मैं खरीद रही हूँ और मैं नहीं चाह रही कि बॉक्स में रखना, और मैं अपनी हाँ। ड्रेसिंग टेबल पे चाह रही हूँ कि मैं बॉक्स से बाहर निकाल के रखूँ। ऑफ कोर्स आप निकाल सकती हैं अगर आपको दिल चाहे, लेकिन आई थिंक बॉक्स के अंदर वो सेफ रहते हैं बिकॉज कराची इज़ अ वेरी डस्टी सिटी, तो अगर इसमें बन जाएंगे तो उनमें डस्ट भी नहीं लगेगी, यू नो आराम से जो है वो। क्विकली ये बता दें कि कम से कम कीमत कितनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो लाखों में भी चली जाती होगी। जी, कम से कम 4000 ये 4000 स्टार्टिंग प्राइस है जी। मैं एक 4000 वाले ब्लैक रोज खरीद सकती हूँ। इतनी अपनी तनख्वाह में इतना ही खरीदा आपको देंगी आप? मैं खुद ही रखूंगी, मुझे अच्छा, अपने आप को ही देंगी? ये चले, ये पीछे से कह रहे हैं ये 2 बॉक्सेस तोहफा है। ये ब्रेक में हम इसमें बात करेंगे। थैंक यू सो मच शेजल, आप मौजूद थी और बड़ा अच्छा आपने जो स्टेप लिया है। आई थिंक ये मुझे लग रहा है पाकिस्तान में ये चीज़ पहली दफ़ा है। ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत पैसे बच जाएंगे। आप हर वैलेंटाइन डे पे आपको नहीं देने पड़ेंगे। किसी भी मौके पे, बर्थडे हो जाए, एनिवर्सरी हो जाए, वैलेंटाइन हो जाए, एक दफ़ा दे, 5 जब आप साल दे देना तो करें। बोले यार अभी तो दिया था 5 साल पहले। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक अहम खबर है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। जबरी गुमशुदगी के तयन और तदारुक से मुतालिक दरखास्तों के सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए। कई JITs में साबित हो चुका है कि कुछ शहरी जबरी तौर पर लापता है। जबरी गुमशुदगी का मतलब शहरी रियासत की तहवील में है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफान। देखिए बिल्कुल, जबरी गुमशुदगी के हवाले से इससे पहले भी अदालत ने कई अहम सवाल उठाए थे और जो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, उनसे ये भी सवाल किया था जो जिनकी जबरी गुमशुदगी साबित हो जाती है उनके हवाले से अदालत को मामला की जाए। मगर क्योंकि जब पता चल जाता है कि ये रियासत की तहवील में है शहरी, तो उसके हवाले से कानून क्या कहता है। अदालत ने वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत कानून और जो दीगर मुताल्लिका इदारे हैं उनसे तो ये कहा है कि वो अदालत के हवाले से मामला करें कि जो लोग रियासत की तहवील में हो और जिनसे मुताल्लिक रियासती इदारे ये तस्लीम कर लेते हैं कि उन्हें रियासत की तहवील में रखा गया है, तो उनके हवाले से कानून क्या कहता है। ठीक है इरफान, आपका शुक्रिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हिम्मत हौसले की बात करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा हादसा रोनुमा होता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि इस हादसे से हिम्मत नहीं हारता, होता ये कि उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसका जज्बा उसके साथ होता है। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। अच्छा, हाथ इनका जो है टूटा, ज़ख्मी हुआ, लेकिन इनकी उम्मीद नहीं टूटी और कामयाबियों की सीढ़ियाँ ये चढ़ते गए। कौन है जी ये? फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन्होंने जो है फिटनेस जो कंसल्टेंसी है वो पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ इसको कराया 2018 में, और उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 20,000 अफराद में ये कंसल्टेंसी जो है ये कर चुके हैं। लर्न टू बर्न के जो हैं वो बानी हैं उमर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा, और बड़ा आपने मुनफरिद किस्म का तारुफ करा दिया आज। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये वाली भी मेरी कहानी आज मंजर आम पे ले आए। चाहते हैं कि आपकी सारी कहानियां मंजर आम पे आ जाए। ये कहानी है नहीं सारी ट्रेनिंग वाली सारी ना, लोगों को हिम्मत देने वाली बिल्कुल ये वाली कहानी है। और इसकी मजे की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अब हील इसको इतना कर दिया है कि अब कोई दूसरा बंदा ये मार्क को देख के जिक्र करता है तो मेरे जहन में आता है कि हाँ भाई, आई हैव बीन थ्रू दिस एक्सीडेंट, अदरवाइज बिल्कुल भी फील नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ क्या था यार? हुआ कुछ यूँ था कि बहन के बच्चे आए हुए थे दुबई से, और वो वहाँ पे घर में जो सिलसिला होता है ना कि बच्चे जब जमा हो जाएं तो इस बहन के भी उस बहन के भी, तो बस उन्होंने खेल कूद जो शुरू करना होता है, तो उस ज़माने में हमारे घर में जो है समझे कि नई रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन सिलसिला चल रहा था, तो एक दरवाज़ा लगा हुआ था जिसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट शीशा था। तो वो बच्चों को वो चीज़ नज़र नहीं आई। एक बच्चा जो है समझे कि वहीं जाके धक 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 और वो जो दरवाजे से जाके लग रहे होते हैं, तो बस एक बच्चा जो है हमारा भांजा ही, तो वो समझे कि जब उसने आगे बढ़ के आने लगा तो वो उस दरवाजे में समझे कि या वो बचता या वो जाता या फिर मुझे अपना हाथ जो है वो उसमें इन्वॉल्व करना पड़ गया। सो इट वाज एन एक्सीडेंट, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, और बस समझे कि वो एक जान बचाने वाला एक एलिमेंट हो गया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको वो किया। और जब लोग अक्सर इसको देखते हैं तो इसको लोग हमारी यंग एज में जब कोई हाथ में निशान को देखें तो आपको
बखूबी आइडिया है कि लोग उसको किस तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। हर कहानी में सो बड़ी सारी कहानियां इसके ऊपर लोग बनाते हैं और मंसूब करते हैं, लेकिन फिर हमें यह है कि उसको फिर अब इतना टाइम तो नहीं होता कि हर बंदे को एग्जैक्ट कहानी बताने बैठ जाए, लेकिन इट वाज दिस कहानी के भाई बच्चे खेल रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में समझे कि वो लॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल हो गया। उमर, इसको रिकवर किया तुमने, और ना सिर्फ इसको रिकवर किया बल्कि एक नई तुमने जहत मुतारिफ कराई, फिटनेस कंसल्टेंसी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग जिम, बीइंग श्रेडेड और ये वाले मामलात, मुझे थोड़ा सा बताइए फिटनेस कंसल्टेंसी क्या होती है? क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है कि जिम जाते हैं वहाँ पे होता है कि भाई बॉडी बनानी है, ये तो वो बॉडी बनाने बहुत अहम सवाल आपने किया। और हमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंज अगर महसूस होता है ना, जो मैं अगर पिछले 5 साल से 20,000 प्लस क्लाइंट्स को मैंने केटर किया, उसमें होता यही है कि बहुत सारे अल्फाज ऐसी हमारी इंडस्ट्री में, हमारे मुल्क में यूज़ होते हैं, चूँकि हमारे यहाँ इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को, तो वो गलत लफ्ज़ को गलत जगह मंसूब करके उसका गलत मीनिंग ले लेते हैं। हमारे यहाँ एक कॉमन लफ्ज़ है फिटनेस ट्रेनर का। देखिए, फिटनेस ट्रेनर से मुराद ये है कि वो इंसान जो आपको ट्रेन करेगा रिलेटेड टू दी एक्सरसाइजेस। इट इज़ नॉट श्योर कि उसको आपकी न्यूट्रिशन पे, आपकी डाइट पे कमांड है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ प्री रिक्विजिट ये है कि आप बस जैसे तैसे अपनी बॉडी को आपने साइज में बड़ा कर लिया, उसमें आपका पेट भी बड़ा हो रहा है, आपका मुंह भी बड़ा हो रहा है, हाथ भी बड़े हो रहे हैं अंदर से, और आपके पास थोड़े से पैसे हैं, तो आप जिम का इक्विपमेंट खरीदें, रेंट पे जगह लें, और अब आपको डेजिग्नेशन मिल गया कि आप जो है ट्रेनर बन गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ प्री रिक्विजिट है। अमेरिका में, दुनिया भर में, वेस्ट में इस तरह से नहीं होता। ट्रेनर ये बंदा होता है जो आपको एक्सरसाइज के बारे में गाइड कर रहा होता है। ही हैज एक्सपर्टीज ऑन गिविंग यू द राइट टेक्निक्स ऑफ हाउ टू डू ए एक्सरसाइज। डाइटिशियन हमारा एक देसी लफ्ज है। डाइटिशियन वो बंदा है जो आपको देसी टोटकों से, देसी डाइट से आपको जो एक आपका पूरा मील प्लान बना के देगा, वो डाइटिशियन है। अब जब हमारी इंडस्ट्री 21वीं सदी में हम लोग दाखिल हुए, थोड़ा सा फैंसी लफ्ज हुआ, और बाहर वेस्ट के अंदर सप्लीमेंट्स और ड्रग्स और ये वाली सारी चीज़ें जब इंट्रोड्यूस होना लगी, फैट लॉस सप्लीमेंट्स और प्रोटीन सप्लीमेंट, तो उसका एक फैंसी लफ्ज आ गया। तो डाइट का एक फैंसी लफ्ज हो गया डाइटिशियन का न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज ने उसकी पढ़ाइयाँ कराना शुरू कर दी, और अब न्यूट्रिशनिस्ट जो है समझे कि फैंसी डाइटिशियन है। ठीक है, जो कि अब आपको ड्रग्स के बारे में, आपको स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं, या आप जो है भाई सप्लीमेंट्स, आपको प्रोटीन पाउडर्स लेने हैं, आपको फैट लॉस पिल्स लेनी है, तो वो आपको कैसे यूज़ करनी है, अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि मैं स्टूडेंट मार्केटिंग का था, रिसर्च हमारा एक बड़ा एक एलिमेंट रहता है, तो हमने जब मार्केट को पूरा एनालाइज किया, इस मामले में आने से पहले मेरा एक अलग एक्सपोजर है एज एन एंटरप्रेन्योर, लोग बहुत सारे मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक डिस्काउंट प्लेटफॉर्म बनाया था, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मल्टीनेशनल के अंदर रेस किया था। उसके बाद जब मैं फिटनेस, मेरा पैशन था, और फिर ये हादसा भी हुआ था, एक रिकवरी भी हमें करनी थी। फिर जब मैं फिटनेस में आया, मैंने पहले मार्केट एनालाइज किया, और मार्केट इस तरह से गैप एनालाइज किया कि जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की, तो यार अब ज़ाहिर है आपने प्रॉब्ली मुझे कमर्शियल्स वगैरह में भी देखा है, सो आई हैव बीन इनटू दिस मीडिया वाली फील्ड। अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने 6 पैक्स अपने बनाए, और मैंने अपने, ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे इंसान फ्लॉन्ट करता है, मैंने तस्वीरें लगा दी मुझसे। अब आप देखिए कहाँ एनालाइज किया मैंने, जब पिक्चर्स अपनी 6 पैक्स 8 पैक्स की लगाई हैं, सो पीपल आई न्यू 8-8 10-10 साल पुराने जो जिम जा रहे थे, उन्होंने मुझे देख के इनबॉक्स करना शुरू कर दिया, उमर ये कैसे कर लिया? हाँ उमर, आपने 6 पैक्स कैसे बना लिए? देखिए, 6 पैक्स बनाना, पेट को डिसिप्लिन करना, ये एक आर्ट है, ये डिसिप्लिन रिक्वायर करता है। बॉडी बनाना, खा के, आलू खा के आपने वजन उठा लिया तो आप साइज तो गेन कर लेंगे, लेकिन ये जो डब्बे बनाना है ना, ये एक आर्ट है। इसमें डिसिप्लिन आपको चाहिए, इसमें डेडिकेशन चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मुझसे सीनियर प्रोफेशनल्स ने पूछना शुरू कर दिया, भाई कैसे बनाया। सो अब ये वो पॉइंट इन टाइम था कि एक मार्केटिंग का स्टूडेंट जो रिसर्च से मुंसलिक था, उसने ये गैप पकड़ लिया कि भाई ये तो 10 साल पुराने खापड़ इंडस्ट्री में बैठे हैं, और ये अपने ट्रेनर बने हैं, इनके जिम है, और इनको ये आइडिया नहीं है कि एप्स कैसे बनाए। तो मल्टीपल लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। अब मैंने उन सबको करने से, अब चूंकि हम स्टूडेंट अच्छे थे, हमारे पास गाइड करने का अल्लाह पाक ने एक हुनर दिया था, सो हमने एक छोटा सा अपना एक ग्रुप बनाया, और हमने उनको बुला के गाइड किया। अब जब हमने उनको अपनी नॉलेज की बेसिस पे गाइड किया, तो वो तो उछल गए, भाई ये तो यार हमें ऐसी नॉलेज मिल गई है। देन आई रियलाइज कि देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट। देन देखें, पाकिस्तान में काम करने के लिए हमारे अनफॉर्चुनेटली आपको बोलते हैं भाई आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास सर्टिफिकेशन क्या है। सो अब उस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए कि कोई लूप होल ना रहे, कि कोई बंदा बोले यार आपने BBA MBA मार्केटिंग पे किया है, आपने यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे अगर आप थे तो आपने BBA MBA किया है। सो आई डिड माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया USA।
उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई 97% मेरे मार्क्स आए। वो हमारा पूरा पेपर होता है, वो सबमिट होता है, उसकी एनालिसिस होती है, उसके मार्क्स जब हमारे आए सो उन्होंने हमें अवार्ड किया सर्टिफिकेशन ऑफ फिटनेस प्रोफेशनल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो अमेरिका का नंबर 1 इदारा है जो इस तरह से सर्टिफिकेशन वो करता है। तो वहाँ से फिर हम सर्टिफिकेशन हमने की एंड इट्स बीन 5 years नाउ, 20,000 प्लस क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केटर किया। ये आपने पूरी जर्नी बताई। अच्छा उमर, नाउ एक सवाल ये कि अब वो जिम वाला एरा भी जो है जिसको कहते हैं ना वो हैवी वेट्स उठाना और ये वाली चीज़ें, वो कॉमन ट्रांसफॉर्म हुई इनटू श्रेडिंग एंड ऑल। अच्छा फिर क्या हुआ, बूट कैंप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है जी। और वो मैं आपके तासुर से समझ गया हूँ कि मेरा अगला सवाल क्या है। वो ये है कि गो टू अ बूट कैंप और आप उधर उछलते कूदते हैं, बेहतरीन सारी चीज़ जो आती हैं, लेकिन वो चीज़ प्रिजर्व नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म भी नहीं है, सस्टेनेबल भी नहीं है मेरे भाई। मैं आपको सिंपल ये बात बताऊं, देखें बूट कैंप्स जो हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग भी अक्सर मैं जब टीवी खोलता हूं तो आप लोगों ने यहाँ पे देखें, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, लेकिन एक बंदे का बैकग्राउंड देखकर अगर आप भी गेस्ट को बुलाए ना तो वो मजा भी आता है बिकॉज इट इज पीपल हु आर लुकिंग एट समा, दे आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आप लोग जब खुद बुला के, हम खुद रिसर्च करके बुलाते हैं, देखें जब आप यहाँ पे खुद देखें, मैं आपको बताऊं, जब आप खुद यहाँ पे उन लोगों को भी इन्वाइट करें जो कि चैलेंजेस करा रहे हैं और फिर आप अगले शो में उसको निगेट करवाएं तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। मैं इसको लॉजिकली प्रूव करता हूं साइंटिफिकली कि ये गलत किस तरह से हो जाता है। देखिए बूट कैंप्स में अक्सर ये भी ट्रेंड हमारा वेस्ट से हमने लिया है, और हमारे मुल्क में कोई भी नई चीज़ आ जाए ना तो हम लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। आज आप ये मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें कि ये पत्थर खाने से आप फैट लॉस कर लेंगे ना, लोग ये पत्थर खरीदना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ ये कल्चर है अनफॉर्चुनेटली। अब फैट ये बूट कैंप्स में क्या होता है, देखिए 6 वीक्स के प्रोग्राम्स हैं, उमूमन 42 डेज। अब इसके अंदर मोटा बंदा भी है, पतला बंदा भी है, हर किस्म का जेंडर इसके अंदर आ रहा है। अब और हर किस्म के जेंडर को सेम, क्योंकि बूट कैंप के अंदर एक्सरसाइज एक बंदा खड़े होकर करा रहा होता है, सो अब जो पतला बंदा है जो मोटा बंदा है उन सबको एक ही एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं मोर और लेस। हमारे पास चूंकि क्लाइंट्स आते हैं तो हमें इंडस्ट्री का मालूम है। अब एक बंदा जिसका 160 किलो है आप उसको भी वही एक्सरसाइज करा रहे हैं, और एक बंदा जिसका 70 किलो है उसको भी आप वही एक्सरसाइज करा रहे हैं। सो जो 160 वाला होगा वो प्रोबेबली अपने घुटने की कंप्लेन लेके आ जाएगा। और 6 वीक्स अगर आप उनको बोलेंगे कि रोटी चावल चीनी छोड़ ही दें और आप उनको एक्सरसाइज ना भी कराएं ना तो बॉडी आपका फैट लॉस नहीं करती, वो वाटर वेट लूज करती है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि रोटी चावल चीनी एग्जांपल है, ये 4 ग्राम पानी आपकी बॉडी में होल्ड करता है। आप 2 4 5 दिन रोटी चावल चीनी मैदा खाना छोड़ें, आपकी बॉडी में जितना पानी उन्होंने होल्ड किया हुआ है वो फ्लश आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्वेटिंग। जब वो पानी आपकी बॉडी से ड्रेन आउट हुआ तो आपको तो वेइंग मशीन के ऊपर आपका 3-4 किलो कम नजर आना शुरू हो जाएगा। आपको ये लगेगा यार ये 42 डेज चैलेंज या मेरे को 6 वीक्स चैलेंज ने तो भाई ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है जी, अब क्या होगा, आपके 6 वीक्स कंप्लीट हो चुके होंगे, आपने 7-8 हज़ार रुपए जो दिए थे वो आपके कंज्यूम हो गए। अब 42 डे चैलेंज के जो ओनर होंगे या कोई भी होगा वो जो बूट कैंप करा रहा है वो आपको आएंगे और बोलेंगे कि सर आपने देखे 6 हफ्ते के अंदर इतना फैट लॉस किया, 4-5 किलो वो वाटर वेट लूज हुआ है, अब आप एक और ज्वाइन करें। वो बोलेगा हाँ मेरी यार एक और करता हूं तो मेरा इसी सीक्वेंस के हिसाब से मेरा 5 किलो और कम हो जाएगा। अब वो वाटर वेट बॉडी से निकल चुका है। अब फैट लॉस करने के लिए हेल्दी फैट लॉस एक दिन के अंदर अगर आप 1-1.5-2 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं एक अच्छी डाइट के साथ, सो ½ kg से ज्यादा आपका फैट लॉस अगर 1 हफ्ते में हो रहा है दैट इज नॉट हेल्दी। सो 2 हफ्ते में 1-1.5 kg कम हो सकता है। अब 6 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम 2-2.5-3 kg कम होगा। लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार हमारा वही 7-8-10 kg कम हो। जब उनका 7-8-10 kg कम नहीं होगा तो दूसरे वाला जो उन्होंने ये प्लान पूरा बाय किया 6 वीक्स का, उसमें उनका इंस्ट्रक्टर कहेगा कि इस वाले 6 वीक्स में आपने एफर्ट अच्छी नहीं की। वो बोलेगा अब आप तीसरे में आए, तो वो एक क्लाइंट से 3 दफा की फीस पकड़ लेगा। हमने जब ये मार्केट में सारी इंडस्ट्री देखी और जाहिर है यार हमारे भी दोस्त यार इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं तो मुझसे बड़ा खफा होते हैं, बोलते हैं यार तुमने तो आने के बाद हमारी वाटी लगा दी है, मतलब कि तुम तो यार छोड़ते ही नहीं हो। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हराम करके अगर आपने खाना है ना तो फिर स्काई इज द लिमिट। लेकिन अगर आपको ये खौफ है ना कि भाई मरने के बाद मैंने अल्लाह को जवाब दे होना है, कब्र में मुझसे सबसे पहले सवाल ये होना है हाँ भाई कहाँ से रिस्क कमाया, कहाँ खर्च किया, जब आपको ये खौफ होता है तो आप अगले बंदे को चीट करके नहीं कमाते, आप उसको सर्व करते हो। और फिटनेस के अंदर आने के बाद आई फील ब्लेस्ड बिकॉज हियर इन दिस फील्ड आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ।
और ये बड़ी ज़रूरी ये चीज़ है कि अगर हम इस चीज़ को समझें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं समझते। बेहद शुक्रिया उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब हमें करना ये है, फैसल क्या करें, ब्रेक ले लें क्या आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाते हैं। और अब नाउ द थिंग इज कि हमने बात की फिटनेस की, अब ज़रा हम कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं। वो बीमारियां जो हम नज़रअंदाज करते थे, कहते हैं अबे यार ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल सी है, सही हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, अब वो तेज़ी से फैल रहा है ना। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हर वक्त मरीज़ जो है वो अजियत में मुब्तला रहता है। आपने सुना, हमने कहा मरीज़ अजियत में रहता है, और आपने सुना, आपने सोचा ये कैसे, मतलब मरीज़, आई मीन ये क्या बात कर दी आपने, तो सिर्फ फंगल डिजीज़ है। लेकिन नहीं जनाब, अगर आपको फंगल डिजीज़ है तो आप मरीज़ हैं। और बहुत कम मरीज़ जो है वो इलाज की तरफ चले जाते हैं, अक्सर मरज़ को छुपाते हैं। अभी बीमारी होती कैसी है, इसका इलाज मुमकिन कैसे है, पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में जानते हैं। कराची में फंगस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, जिसने माहिरीन अमराज जिल्द को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमारी 30 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें अमूमन इतने फंगस नहीं आता था, लेकिन ये पिछले बल्कि आप 5 साल कह लेंगे, 5 साल में ये आना शुरू हुआ है। और अब आजकल तो बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म में है। हम 30% अपनी OPD, 35% OPD जो है वो फंगस पे देखते हैं, फंगस के पेशेंट। फंगल इन्फेक्शन क्या है और कैसे होता है? फंगस को आम लेमैन टर्म में अगर हम बात करें कि काई होती है। अब काई हर उस जगह लगेगी जहाँ नमी होगी, जहाँ मॉइस्चर होगा, या अगर उसको एनएरोबिक कंडीशन होगी, यानी जहाँ पे हवा कम होगी। फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पे कि भाई ये दाद, उसको वो कहते हैं, हर चीज़ को दाद नाम हो जाता है हमारे यहाँ। और दाद जैसे एक्जिमा है तो उसको कहते हैं उमूमन यूजुअली, तो वो उसकी क्रीम लेते हैं। उसमें क्रीम जो मिलती है उनको, वो मिलती है स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड जो होगा जब लगेगा तो वो स्टीरॉइड जो होता है फंगस को रेजिस्टेंट कर देता है, और फिर वो जब रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाती है तो वो फिर उसको वो कंप्लीट क्योर नहीं होता। कराची में फंगस इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है? कराची में फैलने की जो बड़ी वजह ये है कि एक तो पानी का इशू है, यहाँ पर वो वाटर रिजर्वायर की सफाई नहीं होती, तो वहाँ पर भी काई लगी हुई होती है, तो वो पानी में उसके स्पोर्स मौजूद होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो बात है कि हमारे यहाँ जैसे एक ट्रेंड बन गया है कि वाटर पार्क जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, समंदर पे जाना है, और इसके अलावा जो ये फार्म हाउसेस जाते हैं तो उसमें जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो उसी स्विमिंग पूल में सारे लोग नहा रहे हैं, तो वहाँ पर अमूमन ये होता है कि फिर वो उससे एक दूसरे से स्प्रेड होता है। बीमारी की अलामात क्या हैं? अपीयरेंस ऐसी होती है कि एक छोटा सा स्पॉट होगा, जो कॉमन फॉर्म है, जो टीनिया इन्फेक्शंस जिनको कहते हैं, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि आपको एक रेड स्पॉट होगा, रिंग की सूरत में होगा, फिर उसका रिंग जो होता है वो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। मरज़ से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? मरीज़ को ये बताना होता है कि भाई आपने अपनी बॉडी को, जब भी आप नहाएं, मुंह हाथ धोएं, इस्तिंजा करें, जगह गीली हो, तमाम फोल्ड्स को अच्छी तरह से खुश्क करें, और अपना तकिया, तौलिया, कपड़े अलग रखें, चूँकि ये कॉन्टेजियस भी होता है, लग भी सकता है आपको उससे स्पोर्ट। रोज़ के कपड़े गर्म पानी में डाल के धोएं, अपना तौलिया, कपड़े अलग धुलवाएं, और समंदर, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से ना नहाएं। फंगस कितनी खतरनाक है? बीमारी की अलामात क्या हैं? लोग जो होते हैं स्टीरॉइड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी दवा, वो कहता है कि भाई कोई स्टीरॉइड दे दिया। अब स्टीरॉइड लगाए, उससे वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसको टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं, और जब टीनिया इनकॉग्निटो हो जाता है तो फिर वो ट्रीटेबल नहीं होता। फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है? इसका इलाज है तकरीबन 8 हफ्ते मिनिमम करना है उन्होंने। तो अब जब उसको पेशेंट को बता के भेजते हैं और उसको 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन में फ़ायदा हो जाता है, तो वो समझता है कि आई एम फाइन, और डॉक्टर ने जो है ना ये 8 हफ्ते हमें क्यों बुलाया, तो वो छोड़ देता है। जब छोड़ता है तो वापस कुछ दिनों बाद रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि जब ये दवा खाता है तो दवा खाने से जरासीम को जब दवा मिलती है तो वो दवा अपनी खुराक लेके एक सिस्ट बना के छुप जाता है और सिम्टम्स फ्री हो जाता है पेशेंट।
तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब कुछ दिनों बाद जब दवा बंद करता है तो जब उसके स्पोर्स की जो खुराक ख़त्म होती है, जब उसमें जरासीम बाहर निकलता है तो अब दवा तो नहीं मिल रही, वो दोबारा से रेप्लिकेट होता है। तो वो बार बार जब हम उसको करते रहते हैं तो वो एक रेजिस्टेंट हो जाता है। चलें जी, अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो खवातीन के कैसे मसले की बात करेंगे जो कि हर एक खातून के साथ है, यानी बालों का गिरना, और बहुत परेशान है, लेकिन इस मसले का हल होगा ब्रेक के बाद। मर्दों भी गिरते हैं। मर्दों भी गिरते हैं। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। एक बड़ा आम मामला है ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का। उस हवाले से डेवलपमेंट है कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां अब मुकम्मल तफ्तीश के बगैर असल मालिक के हवाले नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ता ये तय कर दिया है। तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जिनके पास हैं और वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो बगैर असल मालिक के वो हवाले नहीं की जा सकती। तफ्तीश मुकम्मल के बगैर गाड़ी की सुपरदारी नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है और बगैर तफ्तीश सुपरदारी देना स्पेशल जजेस और मजिस्ट्रेट के दायरा इख्तियार में नहीं आता। दरख्वास्त गुजार ने दौरान ड्यूटी नॉन कस्टम पेड गाड़ी को रोककर कस्टम हुक्काम के हवाले किया और शहरी ने एडिशनल सेशन जज से गाड़ी सुपरदारी की करवा ली। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से मुतल्लिक जो है वो ये बड़ा फैसला जारी किया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ह किया है कि बगैर तफ्तीश मुकम्मल किए नॉन कस्टम पेड गाड़ी असल मालिक के हवाले नहीं की जा सकती। जस्टिस अमजद रफीक ने शहरी की दरख्वास्त पर जो है वो अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो असल मालिक के हवाले की जा सकती है। ताहम इसके साथ साथ अदालत ने इस दरख्वास्त पर जो है वो एडिशनल सेशन जज का जो हुक्मनामा था गाड़ी वापस करने का, उसको कलअदम करार दे दिया है और कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती नॉन कस्टम गाड़ी जो है वो मुतल्लिका इदारे के पास रहेगी। जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी वो नॉन कस्टम जो गाड़ी होगी वो मुतल्लिका असल मालिक के हवाले करने की अथॉरिटी जो है वो मजाज होगी। जी बहुत शुक्रिया अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे उस मसलों की जिस मसले के बारे में मैं कहती थी कि खवातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है, लेकिन फैसले का नहीं, मर्दों के साथ भी होता है कि बाल जो है ना वो मर्दों के भी गिरते हैं, खवातीन के भी गिरते हैं, और कभी कभी मर्दों के तो बाल इतने गिरते हैं कि वो गंजे हो जाते हैं। और किसको कह रही हैं आप? है किसी को नहीं कह रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि ये ऐसा होता है और फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की जानिब जाते हैं। बालों का टूटना, उनका मुरझा जाना, चमक का ख़त्म हो जाना और बालों का ना बढ़ना या फिर बालों का दो मुँहे हो जाना, उसके बाद हम इतने केमिकल्स यूज़ करते हैं कि वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और फिर गिरते चले जाते हैं। और ये शिकायत जो है ज़्यादातर ख़वातीन में होती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वो बालों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो ये और इसके अलावा स्किन के भी मामले, स्किन के एग्जैक्टली इसके भी बड़े इश्यूज, क्योंकि ब्रेक में आने से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह लोग अपनी स्किन पे तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अस्माविया मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बालों पे जाने से पहले ज़रा स्किन की बात कर लेते हैं, बिकॉज लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि चलें जी हो जाएगा, कोई भी क्रीम मल लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या इश्यूज आते हैं स्किन के और किस तरीके से उनको हमें ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू फैसल एंड महक फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑब्वियसली जिस तरह अभी आपने एक टॉपिक स्किन का किया ऑन फंगल इन्फेक्शंस, तो जो आपके डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर हम उस पर ही पहले बात करें तो फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा प्रिवेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू क्योर। इसके बारे में हम लोगों का नॉलेज बहुत लिमिटेड है और इसमें टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो ख़वातीन जाती हैं सैलून्स वगैरह, मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो इक्विपमेंट हम पे यूज़ हो रहा है वो साफ़ है कि नहीं। फिर बच्चों जो स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चों के फेस पे आप वाइट स्पॉट्स देखते हैं, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो कि पेरेंट्स रिकग्नाइज ही नहीं करते। समटाइम्स आई गो टू माई किड्स स्कूल, जहाँ पे मैं अक्सर देखती हूँ और मैं जाके अथॉरिटीज़ को बोलती हूँ प्लीज़ आप इनके पेरेंट्स को बता दें कि इनको है, एंड
ये बाकी बच्चों को भी क्लास में हो सकता है। देन स्किन में इसकी इतनी वैरायटी है कि आप सोच नहीं सकते। जब हम हेयर पे आते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हेयर में भी होता है। तो इसका ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि लोग क्या करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करते, नॉन कंप्लाइंट होते हैं। जब उनको आप बताते हैं कि इन मेडिसिन के साथ हमें सर्टेन टेस्ट्स करने होते हैं और वो टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दे डोंट रिगार्ड के प्री मेडिकेशन टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इंटरनेशनली देखा जाए तो आपको बहुत सी मेडिसिन देने से पहले रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की, वो टेस्ट ठीक आते हैं तब हम मेडिसिन देते हैं। जब मैं चैरिटी क्लिनिक्स करती थी तो मैं उसमें जब पेशेंट्स को लिख के देती थी कि आप पहले ये टेस्ट कराएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो पेरीफ्रीज में इट इज़ वेरी कॉमन, ऑब्वियसली विद हाइजीन और क्लोज घरों में रहने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और देन देर आर सॉरी गॉन जी डॉक्टर साहबा, अच्छा ये तो वो हो गया ना जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल या एक तो डॉक्टर ने और दूसरा आपने भी बता दी, क्योंकि लोग तवज्जो नहीं देते अपनी स्किन पे। और वही फैसल वाली बात कि बहुत लाइट लेते, कोई सी भी क्रीम आपने यूज़ कर ली और कहा कि हो जाएगा ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और दरीना मसला, मर्द हो या खातून हो, बालों का गिरना। और आजकल ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए कि आप जब ग्रॉसरी करने जाते हैं और अपने बालों के लिए कुछ ख़रीदते हैं तो वो कहते हैं जी आप ये यूज़ करें, आप ये यूज़ करें, ड्राई बालों के लिए ऐसा है और फलाने बालों के लिए ऐसा है। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि मसला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है कि बाल हमारे जो है उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है जो कि मिलनी चाहिए? जी महक, आपने एक वो किया कि फ़ीमेल एक्चुअली इन जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें मेल ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली हेयर प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में ये होता है बिकॉज उनके बाल इज़ द क्राउन फॉर फीमेल, तो वो समझती हैं कि अच्छे लगें। देन जितना आप कह रही हैं सैलून औरतें जाती हैं, इतना सैलून मेल भी जाते हैं और यही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक? तो ऑब्वियसली वो शर्माते हैं, ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन हमें तो हिस्ट्री पता होती है कि इन्होंने यूज़ किया है। ये जो आजकल डैमेज हो रही है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, लोग क्या करते हैं स्ट्रेटनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग आ जाती है, एक्सटेंशंस आ गई हैं, अभी लोगों के पास अल्टरनेटिव्स आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे बगैर वो उस तरह की चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं। जिस तरह हीटिंग का आप ले लें, स्ट्रेटनिंग कितनी आम है, मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके साथ जो एलोपेशिया होता है, जो गंजपन होता है, दैट इज़ फॉर एवर। और उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर डोनर एरिया तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं और उसमें सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट भी अगेन वेरीज। सही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली प्रिवेंशन से ज़्यादा पाकिस्तान में हम लोगों का फोकस होता है कि ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम हम ठीक लगें, शादी में हम अच्छे लगें, दैट्स इट। अच्छा समाविया, द इशू इज कि मर्दों को टेंशन भी तो इतनी होती है ना, वो इतनी टेंशन होती है। अच्छा ये टेंशन चीज़ में है ना बाल सर्कल है कि जी बाल क्यों गिर रहे हैं, टेंशन किस चीज़ के बाल गिरने की, तो ये इसलिए वाह 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 वाह। अच्छा ना द थिंग इसके चले ये तो एक तफरन बात कर ली, लेकिन अब इशू ये आता है जैसे कि आपने खुद भी कहा, जैसे हम स्टूडियोज़ में हमें बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, ख़ातीन मर्द, अब तो हर कोई हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, गो फॉर डाई, या फिर अगर उन्होंने कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो उन्होंने हेयर स्प्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मुझे थोड़ा सा अगेन बताइएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग हम अपने बालों की नहीं करते, अगर कोई हमने हेयर प्रोडक्ट लगाया है तो, और अगर करते हैं तो इतना ज़्यादा करते हैं कि दिन में 2-2 बार 3-3 बार शैम्पू हो रहा है, पहले प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फिर ऑयलिंग कर रहे हैं, फिर शैम्पू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला सा बन जाता है। अपने बालों को किस तरह प्रोटेक्ट करें इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए डॉक्टर? ओके, आपने एक बात की फैसल, टेंशन। यस, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हेयर फॉल। जब मेल टेंस होते हैं, वो स्ट्रेस आउट होते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, जब वो और डिप्रेस होते हैं और हेयर फॉल होता है, ठीक है? सो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड। फिर आपने कहा कि प्रोडक्ट्स का, डाई का, स्प्रेज का, इन शैम्पूज़ का, इनका आपके हेयर पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है और आपने रूट से दूर रखनी होती हैं चीज़ें। आपके हेयर स्ट्रैंड्स की क्वालिटी कम हो जाती है, जैसे हम शैफ्ट्स कहते हैं नॉर्मली, उनकी क्वालिटी आपके फ्रीजी हो जाते हैं, बाल ड्राई आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप जब ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्पेशली हीटिंग, तो वो सारा मॉइस्चराइज़र जो होता है एलिमेंट, उसकी जो हाइड्रेशन होती है वो ले लेते हैं। जब वो लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। उसके लिए सोल्यूशन नॉर्मली मतलब नॉन मेडिकल ही बोलें, दैट इज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग की मिसकंसेप्शन है कि ये बाल ग्रो करता है, नो, दैट इज़ योर जीन्स, ठीक है? ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जीन्स आपके बालों के वो करते हैं,
क्वालिटी और क्वांटिटी। लेकिन जो आप ऑयलिंग करते हैं वो अगर आप स्ट्रैंड्स पे या शेफ्ट पे करें तो वो आपको कंडीशनिंग के तौर पे यूज़ होता था। पुराने ज़माने में कंडीशनर नहीं होते थे तो लोग ऑयल को एज अ कंडीशनर यूज़ करते थे ताकि फ्रिज आउट ना हो आपके बाल, आपको टैंगल ना हो, इसलिए यूज़ होते थे ऑयल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये चीज़ मैंने देखा है हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, बालों का सफ़ेद हो जाना। पहले हम कहते थे कि ठीक है वो एक एज, सर्टेन एज के बाद आपके बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, लेकिन अब अगर हम 20+ में भी देखें तो बाल सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे होते हैं। इसका रीज़न क्या है? मतलब या आपकी डाइट ऐसी है या फिर शायद आप प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करें। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी से फ्री होती हैं और वो एक स्पेशल वो 40 डेज़ का जो पीरियड गुजारती हैं उसमें बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। ये क्या चीज़ है? महक, जो हेयर ग्रेइंग है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, इसकी एक न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी कॉज है एंड द सेकंड कॉज इज़ ऑब्वियसली योर जीन्स। जब भी मेरे पास पेशेंट आए हैं, मेजॉरिटी की जब मैंने हिस्ट्री ली है तो वो उनके जीन्स में हुई है, उनके पेरेंट्स की या उनकी फैमिली में किसी ना किसी को अर्ली ग्रेइंग हुई है। सेकंड, उनके आप न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती हैं, आइदर दे ऑन डाइट या वो स्किप कर देते हैं इस तरह की चीज़ें जो उनकी डाइट में कंपल्सरी होती हैं, उनसे हेयर आपके जो होते हैं ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं जिनमें वो चेक करना चाह रहे हैं कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन जंक फूड, हेयर ग्रेइंग, हेयर एक्ने एंड मैनी अदर थिंग्स। तो उसमें अभी इनका कंक्लूसिव डाटा कोई नहीं आ रहा क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट लिंक आ रहा है। तो वो स्टडीज़ अभी इन्होंने कम्प्लीटली पब्लिश नहीं की कि ग्रेइंग का फूड के साथ क्या रिलेशनशिप है। सही है, ठीक। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुफ्तगू कर अगेन वही बात कि अगर फैसल किसी भी चीज़ के लिए ना अच्छा है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे स्किन है आपके या आपके हेयर हैं, अगर डाइट अच्छी होगी तो आप अच्छे नजर आइए। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपसे मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीकन ब्लाइंड क्रिकेट कैप्टन्स के। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अब ज़रा खेल की बात हो जाए, और जब खेल की बात होती है तो सबसे ज़्यादा खेल इस वक्त जो कि नज़रों में है वो है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने आइसोलेशन ख़त्म करने के बाद रावलपिंडी में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे। दो बार की आलमी चैंपियन पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम आजकल जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल है, लेकिन ये ब्लाइंड क्रिकेट कैसे खेली जाती है और इसमें क्या क्या रूल होते हैं आपको भी दिखाते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो टोटल ब्लाइंड होते हैं, उनको हम जो है वो B1 प्लेयर कहते हैं। सेकेंडली आ जाते हैं, उनकी विजन होती है 2/60 और इन प्लेयर्स को हम जो है वो B2 कहते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे B3 प्लेयर्स, तो उनकी विजन होती है 6/60। 4 B1 लाजमी आपने खिलाने होते हैं, बाकी साथ के साथ आप B2 खिला सकते हैं, और B3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 खिला सकते हैं। B1 कैटेगरी का प्लेयर हूँ जो टोटली ब्लाइंड होता है, और बैट्समैन हूँ मैं। बॉल साउंड करती है, हम आवाज़ सुन के बॉल को जज करते हैं और बिल्कुल रोल बैट के साथ खेलते हैं। B1 रनिंग अपनी खुद नहीं करता, B1 को बैटिंग के दौरान रनर दिया जाता है B2 या B3 कैटेगरी का, ज़्यादातर B3 कैटेगरी का होता है रनर। B2 कैटेगरी का प्लेयर हूँ, तो B2 और B1 जो है उसको हम ज़्यादातर जो है मोस्टली सर्कल के अंदर फील्डिंग करवाते हैं, क्योंकि B1 जो है वो तो टोटल ब्लाइंड होते हैं, इसलिए उन्हें हम सर्कल के अंदर रखते हैं ताकि वो बॉल की आवाज़ को सुन के तो उसको जो है फील्ड कर सकें। और इसी तरह B2 जो है उनकी लो विजन होती है, तो उनको भी ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि सर्कल के अंदर ही एडजस्ट किया जाए ताकि उन्हें फील्डिंग के दौरान कोई ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आए। मैं B3 प्लेयर हूँ, बाउंड्री पे फील्डिंग कर सकता हूँ और कभी कभार कैच भी ले सकता हूँ। तो हमारा नज़र जो है जो विजन है तकरीबन 15 से 20 मीटर तक है। B3 की जो बैटिंग है वो बिल्कुल सेंचुरी भी मार सकते हैं और अच्छा बैटिंग भी कर सकते हैं, चक्के की वो चक्का भी मार सकता है।
कैटेगरीज में शामिल ये 11 खिलाड़ी मुख्तलिफ टेक्निक से ब्लाइंड क्रिकेट में एक्शन दिखाते हैं, लेकिन इस तर्ज की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अहम ये बॉल है जिसकी आवाज़ सुन के खिलाड़ी बैटिंग और फील्डिंग करते हैं। कैमरामैन राशिद शेर के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। कितना अच्छा माहौल बना हुआ है ना कि जैसे हमने इस पैकेज से पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और हमारी जो विमेन टीम है वो भी एक्शन में दिखाई दे रही है। नाउ द थिंग इज़ कि जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम, वो भी पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है। तो हमने सोचा कि हुज़ैफा ने तो जाकर बात कर ली, हमने सोचा कि हम भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो हमने दोनों कैप्टन्स को बुला लिया है। जनाब अली, हमारे पास कप्तान पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम मौजूद है, निसार अली। ताल्लुक निसार भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका। एंड वी हैव इन आवर स्टूडियोज कैप्टन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम Isaac Belda. Isaac, welcome to the studios. How are you doing? I'm doing good. Thank you very much for welcoming me here in Pakistan. So far so good, just enjoying the moment. Yeah. How are you finding this city, Karachi, and the country Pakistan? The city, which is Karachi, is a very, very interesting city with a different culture, you know, comparing with South African culture. You know, we really like the stay around here. We see different things like food, you know, with the curry food, you know. But then we're enjoying every moment that actually our stay here in Karachi. And have you tried the local cuisine, local food over here? Yeah, we tried. We tried. Yes, somehow, it's too hot, you know, for us. Too spicy for your liking. Exactly. But then we end up adjusted already because we don't have a choice. We must eat the food because we need energy before we play cricket. So definitely, we're enjoying the food now. So I think I will actually take some ingredients home, back home to South Africa to show them what Pakistan is having here. Wow, that's lovely. So Isaac जो है वो कह रहे हैं कि जो मैं पाकिस्तानी खाना है ना वो मिर्च मसाले वाला मैं लेके आऊँगा साउथ अफ्रीका, उनको भी खिलाऊंगा और बताऊंगा कि पता चले कि जी कितना स्पाइसी होता है, उनको पता चले कि पड़ोस को मिर्चें क्यों लगती हैं। अच्छा निसार भाई, सबसे पहले तो 2-0 से आप लीड कर रहे हैं, ज़बरदस्त। इसके बाद T20s भी होने, तो ज़रा बताएं अब तक के क्या मैचेस रहे, क्या परफॉर्मेंस रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सीरीज़ वनडे हो रही है इसमें हम 2-0 से लीड कर रहे हैं। तो इसमें जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें हम कम है। तो बाकी अफ्रीका की टीम एक अच्छी टीम है, तो हमारी गुड लक है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम बड़े अच्छे मार्जिन से जो है उस सीरीज़ को विन किया है हमने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे के मैचेस में भी हमारे प्लेयर्स जो है वो इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे और T20 सीरीज़ जो है उसको भी हम विन करेंगे। तो बाकी इस सीरीज़ में हमने कोशिश की थी कि नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए और काफ़ी सारे नए प्लेयर्स जो है वो टीम में इंडक्ट हुए थे और उन लोगों ने बिलखसूस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो 6 डेब्यूज़ करवाए हमने इस सीरीज़ में, तो सब के सब लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसी तरह हम होपफुल हैं कि आइंदा मैचेस में भी वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे। और हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट जो आने वाला वर्ल्ड कप है उस पर नज़रें हैं हमारी, तो उसकी तैयारी हो रही है ये, तो उसमें हमारे ये जो प्लेयर्स शामिल हुए हैं ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होंगे। और रिसेंटली एक मैच बड़े अच्छे मार्जिन से आप लोगों ने जीता भी है, तो मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप बताएं। जी बिल्कुल, दोनों मैचेस जो है हमने बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो मैंने पहले जैसे बात की है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो इसमें हमारी ट्रेनिंग्स इस तरह की होती है कि हमें प्रेशर जो बर्दाश्त करना सिखाया जाता है, इसके अलावा हमारे बॉलर्स की स्किल्स को बढ़ाया जाता है, फील्डिंग हमारी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है क्योंकि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शोबा होता है वो फील्डिंग का होता है। तो जब आपकी फील्डिंग अच्छी होगी तो आप बॉलिंग और बैटिंग की चीज़ों को कवर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आप बैटिंग में कम रन्स कर रहे हैं तो आपकी बॉलिंग और फील्डिंग उसको कवर कर लेती है। तो हमारी गुड लक यही है कि हमेशा से जैसे आप नॉर्मल क्रिकेट को देखते हैं तो पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। अब भी जो पाकिस्तान की टीम है, नॉर्मल क्रिकेट टीम है, उसमें आप देख लें कि फास्ट बॉलिंग का शोबा है, चाहे स्पिन बॉलर्स हैं, वो बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। तो इसी तरह ब्लाइंड क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी तीनों कैटेगरीज़ में, B1 कैटेगरी में, B2 कैटेगरी में और B3 कैटेगरी में बड़े बेहतरीन बॉलर्स हैं और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स शुमार होते हैं। Okay, Isaac, you've played 2 matches over here. How tough is the Pakistani team? How would you rate them?
Okay, like in the first leg, I mean, we chosen to come to Pakistan because they were the finalists in the last World Cup. And then just recently, I think last year, they beaten the final, which is India. So it shows that they are really, really strong team at the moment, I mean, in the world, comparing even to India now. So as we used to be strong back then, and then we stopped a bit. So we want to actually push and reach the high standard, the high standard actually as possible. So playing against them, obviously, it actually brings the hope and also the good preparation for the World Cup, because we want to be at least as South Africa to be on top 3 for the World Cup. Yes, we are behind against Pakistan at the moment. That's an honest truth. We are really, really behind. But then, being here, we want to learn as quickly as we can. We want to reach the standard that the Pakistan are in as quickly as we can, which is, I think, when you look at the first game that we played against them and the second game, you can see the difference. There was a big improvement in the second game as compared to the first one. So we're hoping that in the third one, we also have a high improvement again. So we're just here to learn as quickly as we can. Okay, Isaac, the last question. See, the international cricket has returned to Pakistan. So many teams are coming now. What message would you like to give as a Protea captain to the world about the safety of cricket in Pakistan? Honestly, firstly, the time we're organizing the tour, even our motherboard, which is Cricket South Africa, and also SASCOC in South Africa, they were a bit shaky. But then the government from Pakistan, they promised that there is nothing that is going to happen. Everything are just back to normal in Pakistan. So they said, no, let's not be shaky or something like that. So as actually our state like now, here we're feeling so safe. We're feeling that, okay, then there is nothing. I mean, it's just a normal country. There is nothing that is different to other countries. So we're feeling so safe. There is nothing that is making us to be scared or something. Okay, thank you so much, Isaac. बहुत शुक्रिया निसार भाई आपका. And yes, do please carry Pakistani food and some spices, and do carry the Karachi biryani. It's the most famous cuisine over here. Thank you so much for coming into the studios. तो हमारे साथ दोनों टीम्स के कैप्टन मौजूद थे, खासतौर पर जो साउथ अफ्रीकन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन आइजक बिल्ला. उन्होंने आखिर में जाते आते दुनिया को पैगाम दे दिया है कि जितने भी लोग जो डर रहे हैं या जिनको डराया जा रहा है ईमेल कर करके, कोई ज़रूरत नहीं डरने की. पाकिस्तान is as safe as a house and cricket is coming back to the country. चलें, वक्त हो गया आपको खुदाफिज कहने का. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. कल आपसे फिर से मुलाकात होगी और बहुत सारी हम बातें करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.